आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुल्क में 7 मरहलों में होंगे लोकसभा इंतखाबात। औरंगाबाद और जालना जिले में होगी 23 अप्रैल को रायदही, 23 मई को नतायज, कहा जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने। सर्विस रोड न होने की वजह से बीड़ बाईपास बना हादसात की आमाजगाह, 2 महीनों में 10 अफराद की मौत वाक़े। मेयर ने कहा म्युनिसिपल इंतजामिया के अलावा दीगर सरकारी महकमे भी हैं जिम्मेदार। कहत नहीं कुदरती आफात बल्कि इंसानों की करतूत का नतीजा, सूखे का कहर और इंतखाबात की सियासत के उन्वान से मुनक़दा सेमिनार से मारूफ स्कॉलर आसाराम लोमटे का खिताब, हुकूमत पर तनकीद। और फरदापुर के करीब एक खेत में गैर बेहाता जोड़े ने पी लिया जहर, 20 साला दोशीज़ा की मौत वाक़े, नौजवान शरीक अस्पताल। मामला रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात का प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम 5 बजे जाहिर कर दिया, जिसके मुताबिक औरंगाबाद में पोलिंग की तारीख 23 अप्रैल मुकर्रर की गई है। ये इत्तला जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने MCN को दी। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक इस बार मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के लिए रायदही 7 मरहलों में 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को होगी, जबकि इलेक्शन के नताइज 23 मई को जाहिर किए जाएंगे। रियासत महाराष्ट्र में 11 अप्रैल को 7 इंतखाबी हलकों में रायदही होगी, 18 अप्रैल को 10 हलकों में, 23 अप्रैल को 14 हलकों में और 29 अप्रैल को 17 हलकों में पोलिंग होगी। इनमें से 11 अप्रैल को पहले मरहले में वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा व गोंदिया, गढ़चिरौली व चिमूर, चंद्रपुर और एवत महल, वाशिम में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 18 अप्रैल को बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर और शोलापुर में पोलिंग होगी। तीसरे मरहले में 23 अप्रैल को जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, रायगढ़, पुणे, बारामती, अहमदनगर, माढ़ा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हाथकिंगले में पोलिंग होगी। रायदही का चौथा मरहला 29 अप्रैल को 17 हलकों में यानी नंदुरबार, धुलिया, दिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई शुमाली हलके, औरंगाबाद शुमाली व मगरबी हलके, मुंबई शुमाली व मशरक़ी हलके, मुंबई जुनूब व वस्त, मावड़, शिरूर और शिरडी में मुकम्मल किया जाएगा। आज औरंगाबाद में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने जिला औरंगाबाद और जिला जालना के इलेक्शन प्रोग्राम से सहाफ़ियों को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि इन दिनों अज़ला में नॉमिनेशन फॉर्म 28 मार्च से 4 अप्रैल तक कबूल किए जाएंगे, 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी, 8 अप्रैल को नॉमिनेशन वापस लिए जा सकेंगे, 23 अप्रैल को रायदही होगी और 23 मई को नताइज जाहिर कर दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ज़ाब्ते अखलाक 10 मार्च की शाम 5 बजे से नाफिज कर दिया गया, जो 27 मई तक रहेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि ज़िला औरंगाबाद में 18,57,645 वोटर्स हैं, जिनके लिए ज़िला में 1936 पोलिंग मराकज़ बनाए जा रहे हैं, जबकि 10,000 नाबीना रायदहिंदगान के लिए अलहदा इंतजाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी पर 30,523 मुलाजिमीन मुकर्रर किए जाएंगे, जबकि जालना ज़िले के पोलिंग बूथ्स पर 21,933 मुलाजिमीन मुकर्रर किए जाएंगे। ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने सभी सियासी जमातों के कायदीन और दिगर आवाम से अपील की कि वो इलेक्शन कमीशन की हिदायत का पास रखें और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हरगिज न करें। एकूण लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम सर्वांना ज्ञात आहे। औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी आपल्याकडे एकूण 9 विधानसभा मतदारसंघ आहेत। 19 नंबर औरंगाबाद हा पार्लमेंटरी मतदारसंघ आहे, त्याच्यामध्ये 6 विधानसभा मतदारसंघ आहेत आणि 18 जालना या 3 विधानसभा मतदारसंघ आहेत। आपल्याकडे 19 औरंगाबाद या मतदारसंघाची आणि 18 जालना या मतदारसंघाची दोन्ही मतदारसंघांची निवडणूक देशाचा जो निवडणूक कार्यक्रम आहे त्या निवडणूक कार्यक्रमाचा तिसरा फेज त्याच्यात होणार आहे। तिसऱ्या फेजला याच्यामध्ये निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा काल 10 मार्च, सुरुवातीला मी 9 मार्च बोलतो, थोडं माफी असावी,
काल 10 मार्च 2019 रोजी निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झालेली आहे आणि 10 मार्च 2019 ला संध्याकाळी 5 वाजेपासून आपली आदर्श आचारसंहिता अंमलात आलेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याच्या दोन्ही पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीसाठी 19 औरंगाबाद आणि 18 जालन्याच्या 3 विधानसभा मतदारसंघांसाठी 28 मार्च 2019 ला अधिसूचना जारी होणार आहे. नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 4 एप्रिल असणार आहे. नामनिर्देशन पत्रांची छाननी 5 एप्रिल असणार आहे. उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 8 एप्रिल असणार आहे. मतदानाचा दिवस 23 एप्रिल असणार आहे. मतमोजणीचा दिनांक 23 मे असणार आहे आणि ज्या दिनांकाच्या अगोदर निवडणूक प्रक्रिया संपवणे आवश्यक आहे तो दिनांक 27 मे असणार आहे. याच्याशिवाय काही बेसिक माहिती या ठिकाणी मी देऊ इच्छितो. आपल्याकडे सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे 19 औरंगाबाद पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये आपल्याकडे 6 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहेत विधानसभा मतदारसंघ. एकूण 6 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी मिळून 1936 मतदान केंद्र आहेत. या 1936 मतदान केंद्रांमध्ये नुकत्याच झालेल्या कंटिन्युअस अपडेशननुसार काही मतदारांची वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता विचारात घेऊन काही बदल संभवतात. परंतु सद्यस्थितीला 1936 अधिक 82 ऑक्झिलरी असे आपले मतदारसंघ असतील अशी शक्यता आहे. परंतु निश्चित आकडा जो आहे तो आपल्याला सामान्यपणे विड्रॉल झाल्यानंतर 10 दिवसापर्यंत निश्चित होईल. एकूण आपल्याकडे औरंगाबाद पीसी मध्ये मतदार 18,57,645 आहेत. 18,57,645 मतदार आहेत. त्यापैकी 9,78,800 पुरुष, 8,78,827 महिला मतदार आहेत. जसं मी सुरुवातीला सांगितलं तसं हा आजचा फिगर आहे. यात विड्रॉल नंतरचे 10 दिवस पर्यंत आपल्याला निर्णय जो घ्यायचा आहे त्या दृष्टीने आपल्याला याच्यामध्ये कमी जास्त फेरबदल होऊ शकतात. परंतु ते मोठे फेरबदल नसणार आहे. आपल्याकडे 19 औरंगाबाद पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी 105 कन्नड, 107 औरंगाबाद मध्य, 108 औरंगाबाद पश्चिम, 109 औरंगाबाद पूर्व, 111 गंगापूर आणि 112 वैजापूर असे 6 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्याशिवाय 18 जालना पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये 3 मतदारसंघ आहेत. 104 सिल्लोड, 106 फुलंब्री, 110 पैठण. एकूण पोलिंग स्टेशन जे आहे 18 जालनासाठी ते 1021 आहे, अधिक 23 ऑक्झिलरी पोलिंग स्टेशन सद्यस्थितीत. आणि 18 जालनासाठी एकूण मतदार जे आहे 9,22,025 हे औरंगाबाद जिल्ह्यातले मतदार आहेत. त्यापैकी 4,90,677 पुरुष, 4,31,342 महिला. याशिवाय भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार आपल्या निवडणुका ह्या पारदर्शी, भयमुक्त वातावरणात पार पाडाव्यात. सर्वांना समान लेव्हल प्लेइंग फील्ड असावं या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने खूप विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम यापूर्वी पण हाती घेतलेले होते आदर्श आचारसंहितेच्या दरम्यान. आणि नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी, त्यांना निर्भय वातावरणात मतदान करता यावं यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने काही वेब एप्लीकेशंस आणि ऍप्स सुद्धा लॉन्च केलेले आहेत. इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात का प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम 5 बजे जाहिर कर दिया, जिसके मुताबिक औरंगाबाद में पोलिंग की तारीख 23 अप्रैल मुकर्रर की गई है। ये इत्तला जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। वाज़ेह हो कि 17वीं लोकसभा के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज चुनावी प्रोग्राम जाहिर कर दिया। इस ऐलान के साथ ही मुल्क में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। इस निफाज के फौरन बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया हरकत में आ गया और आवामी नुमाइंदों की गाड़ियां तहवील में ले ली। वो आवामी नुमाइंदे जिन्होंने कॉरपोरेशन से गाड़ी नहीं ली और अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अपनी तौर पर गाड़ियों पर लगे बोर्ड छुपा दिए या निकाल लिए। उसी तरह शहर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, सियासी कायदीन के शहर में लगे हुए होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटा दिए गए। ये कार्रवाई देर रात तक जारी रही। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में कार्रवाई करते हुए आवामी नुमाइंदों के दफातर पर लगे नेम प्लेट पर कागज चिस्पा करके छुपा दिए गए।
लोकसभा चुनाव के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होते ही उस पर सख्ती से अमलावरी शुरू कर दी गई है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने ओहदेदारों के नेम प्लेटों को ढक दिया। बीड़ बाईपास रोड पर पिछले 2 माह के दौरान 10 लोग हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर आवामी नुमाइंदों ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। सातारा और देवलाई के साकिनान सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक हम लोग इस रास्ते पर जान दें। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई अहम फैसले किए, मगर उसमें पुलिस को कामयाबी नहीं हुई। रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे और रुकन असम्बली संजय सिरसाट के हलकों में ये खतरनाक रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के साथ सर्विस रोड तामीर करने का फैसला किया गया, लेकिन इन दोनों आवामी नुमाइंदों ने सर्विस रोड तामीर की जानिब तवज्जो नहीं दी और ये मामला ठंडे बस्ते में बंद है। कॉरपोरेशन में शिवसेना बरसरकार है। मेयर नंद कुमार घोड़िले भी सर्विस रोड मामले में जबान बंद रखे हुए हैं, जिसके बाद इलाके के साकिनान में शदीद नाराजगी है, जिसे देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर जल्द बीड़ बाईपास रोड पर सर्विस रोड तामीर न किया गया तो हुकूमत और कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद एहतजाज का सिलसिला और तहरीक शुरू हो सकती है। बीड़ बाईपास रोड पर दिन ब दिन हादसात बढ़ते जा रहे हैं और हादसात पर काबू पाने के लिए सर्विस रोड की तामीर का काम ठंडे बस्ते में बंद है। हुकूमत और आवामी नुमाइंदे भी खामोश है, जिसकी वजह से लोग शदीद नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीड़ बाईपास रोड पर पिछले 2 माह के दौरान 10 लोग हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर आवामी नुमाइंदों ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। सातारा और देवलाई के साकिनान सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक हम लोग इस रास्ते पर जान दें। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई अहम फैसले किए, मगर उसमें पुलिस को कामयाबी नहीं हुई। रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे और रुकन असम्बली संजय सिरसाट के हलकों में ये खतरनाक रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के साथ सर्विस रोड तामीर करने का फैसला किया गया, लेकिन इन दोनों आवामी नुमाइंदों ने सर्विस रोड तामीर की जानिब तवज्जो नहीं दी और ये मामला ठंडे बस्ते में बंद है। कॉरपोरेशन में शिवसेना बरसरकार है। मेयर नंद कुमार घोड़िले भी सर्विस रोड मामले में जबान बंद रखे हुए हैं, जिसके बाद इलाके के साकिनान में शदीद नाराजगी है, जिसे देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर जल्द बीड़ बाईपास रोड पर सर्विस रोड तामीर न किया गया तो हुकूमत और कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद एहतजाज का सिलसिला और तहरीक शुरू हो सकती है। बीड़ बाईपास रोड पर होने वाले हादसात पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया संजीदा है और जल्द ही यहां फाजिल अदालत की हिदायत पर और रियासती हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक सर्विस रोड तामीर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये इत्तला मेयर नंद कुमार घोड़िले ने MCN को दी। काल मृत्यूचा सापळा असलेला बीड बायपास रस्ता, या रस्त्यावर परत एकदा दुर्दैवी अपघात झाला आणि त्या अपघातामध्ये वत्सलाबाई काळे ही आमची भगिनी, तिला प्राण गमवावे लागले। खरं तर अपघाताची मालिका थांबता थांबेना। मागच्या 2 महिन्यामध्ये जवळपास कालचा हा 18वा अपघात। बीड बायपास हा रस्ता अत्यंत वर्दळीचा, रहदारीचा, नागरिकांचं त्या रस्त्याच्या बाबतीमध्ये सन्मान्य आमदार महोदय यांना त्यांनी साकडं घातलं आणि आमदार महोदयांना सांगितलं की आता काय जो असेल तो सोक्षमोक्ष लावा। त्या अनुषंगाने सन्मान्य आमदार महोदयांनी संजय सिरसाट साहेबांनी एक बैठक घेतली त्या परिसरातील नागरिकांची। त्यात महानगरपालिकेचे महापौर म्हणून मी स्वतः होतो, आमचे काही अधिकारी होते, पोलीस आयुक्त महोदय चिरंजीव प्रसाद साहेब होते, आमदार साहेब होते, बरेचसे वेगवेगळ्या संघटनाचे, नागरिक कृती समितीचे सुद्धा पदाधिकारी, नागरिक त्या बैठकीला उपस्थित असताना एकंदरीत सगळ्यांचा रोष हा महानगरपालिकेच्या बाबतीमध्ये होता। भावना रास्त आहेत, विषय संवेदनशील आहे। हे सगळं करत असताना आज जेव्हा आम्ही त्या ठिकाणी बैठकीला गेलो, नागरिकांच्या
अनेक मागण्यांपैकी एक प्रमुख मागणी जी नागरिकांच्या समोर या ठिकाणी होती ती होती सर्व्हिस रोडची. नवीन भूसंपादन करण्यास अडचणी आहेत. TDR द्यायचा का FSR द्यायचा का रोख मोबदला द्यायचा, त्याबाबत मान्य आयुक्तांनी मान्य उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुनावणी घेतली. अहवाल उच्च न्यायालयाला पाठवला. परवानगी घेण्याकरता भूसंपादन असेल, TDR देणं असेल, त्याबाबत राज्य शासनाला अवगत केलं. राज्य शासनाकडनं निर्णय अद्याप प्राप्त आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जो उपलब्ध सर्व्हिस रोड आहे, जो जागेवर सध्या मोकळा सर्व्हिस रोड आहे, तो सर्व्हिस रोड मोटरेबल करून द्या. वाहतुकीकरता किमान गाड्या जाऊ शकतील इतपत करून द्या अशी मागणी होती. त्या दृष्टीने आपण तात्काळ त्या ठिकाणी आमचे उपअभियंता काकडे यांना आदेश दिलेला आहे. जो भाग भूसंपादन करायचा शासन निर्णय येईल, मान्य उच्च न्यायालय काय निर्देश देतील त्यानुसार ती कारवाई करण्यात येईल. परंतु 100 फुटामध्ये जी 2-3 अतिक्रमणे ती काढण्याचं काम सध्या सुरू आहे. आज आपण बघतोय काही काम पोलिसांचं, काही काम महानगरपालिकेचं. स्पीड ब्रेकर टाकण्याची मागणी आहे. साईन म्हणजे दिशादर्शक फलक लावण्याची मागणी आहे. सिग्नल्स जास्त वेळ चालू ठेवावे ती मागणी आहे. त्याही पलीकडे जाऊन जड वाहनास बंदीचा कालावधी वाढवा ही सुद्धा मागणी आहे. मान्य पोलीस आयुक्त साहेबांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेतली. ज्या ज्या काही उपाययोजना करणे योग्य असतील त्या तात्काळ सुरूसुद्धा केल्या. ते स्वतः आता मला वाटतं उभे आहेत तिथं. काही अतिक्रमण तोडण्याकरता त्यांनी आपली मदत मागितली, आपण सुद्धा ती दिली आणि मला वाटतं त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू आहे. राहिला विषय सर्व्हिस रोड बनवून देण्याचा, तो सुद्धा लवकरात लवकर करण्याचं आश्वासन दिलं. एकंदरीत हा बीड बायपास रस्ता 0 ॲक्सिडेंट व्हावा त्याकरता आम्ही प्रयत्नशील आहोत. महानगरपालिका सर्व विषयांचा केंद्रबिंदू आहे. महानगरपालिकेच्या बाबतीमध्ये आज त्या भागातील नागरिकांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या महापौर म्हणून, त्या लोकांना मी सांगितलं आदर्श आचारसंहितेचं पालन करत असताना नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा आहे. हे नागरिक बिचारे निष्पाप नागरिक त्या ठिकाणी बळी जात आहेत. म्हणून आम्ही थोडंसं त्या विषयाला सुद्धा ठिकाणी बगल देऊन त्या ठिकाणी गेलोत. आमदार महोदय, मी आणि त्या लोकांशी अतिशय समाधानकारक चर्चासुद्धा झाली. त्या लोकांना कुठंतरी विश्वास देण्याची सुद्धा आवश्यकता होती, गरज होती. लोकांचं या ठिकाणी विश्वास जो आहे, वारंवार बैठका, वारंवार आश्वासनं, काम शून्य. परंतु याच्या सगळ्याच्या मागची कारणं जर आपण शोधली तर निश्चितपणे महानगरपालिकेकडनं दिरंगाई झाल्याची सुद्धा मी मान्य केलं, दिलगिरी व्यक्त केली. एक छोटंसं उदाहरण, महावितरण कंपनीला पटेल लॉन जवळचा एक विद्युत खांब काढायचा 4 महिन्यापूर्वी आपण देवडानगरमधली एक आमची भगिनी जिचा अपघातामध्ये अंत झाला त्या बैठकीदरम्यान सांगितलं होतं. परंतु प्रत्येक डिपार्टमेंट, MSRTC असेल, महावितरण कंपनी असेल, सार्वजनिक बांधकाम खातं असेल, या सगळ्यांनी बीड बायपासच्या त्या नागरिकांच्या मागण्याकडं, अपघाताच्या कारणांकडं दुर्लक्ष केलं आणि म्हणूनच ही परिस्थिती उद्भवली. आता मला वाटतं अधिक सहनशीलतेचा अंत बघण्यात काही अर्थ नाही. नागरिकांचा संयमाचा बांध या ठिकाणी फुटलेला आहे. नागरिकांच्या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. आम्ही निश्चितच प्रयत्नशील आहोत. मान्य आयुक्तांना सुद्धा मी परवा एक पत्र देऊन सांगितलं की शासनाच्या मान्यतेस अधीन राहून ज्यांच्या जागा भूसंपादन करायच्या, ज्यांनी मान्य न्यायालयामध्ये या ठिकाणी पिटिशन दाखल केलं, त्यांची बैठक घ्या, त्यांनासुद्धा या ठिकाणी कन्व्हिन्स करा आणि बीड बायपासचा रस्त्याचा रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा करा. एकंदरीत परिस्थिती कशी सुधारेल, अपघात कसे कमी होतील या दृष्टीने मी असेल, आमचे मित्र उपमहापौर विजय अवताडे साहेब असतील, आमदार महोदय असतील, महानगरपालिका म्हणून आम्ही या ठिकाणी तैयार आहोत. आखिरकार बीड बाईपास सर्विस रोड में हायल कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई. आज म्यूनसिपल अफसरान की मौजूदगी में 15 कब्जाजात हटा दिए गए और ये कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी.
बिड़वापास रोड पर पेश आने वाले हादसात पर काबू पाने यहां सर्विस रोड तामीर करके ट्रैफिक मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मामला इल्तिवा में पड़ा है और बिड़वापास रोड पर हादसात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साकिनान की शिकायत पर गौर करते हुए आज एक अहम मीटिंग जबिंदा हॉल में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में मेयर नंद कुमार घोड़िले के अलावा इलाके के रुकन असम्बली संजय सिरसाट, सीपी चिरंजीव प्रसाद और म्यूनसिपल अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में साकिनान मौजूद थे। साकिनान ने सर्विस रोड का काम फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा करने पर म्यूनसिपल अफसरान ने बताया कि सर्विस रोड की तामीर में हायल इमलाक तहवील में लेने की कार्रवाई करने में वक्त लगेगा। काफ़ी गौर खौस के बाद सर्विस रोड में हायल इमलाक और कब्जाजात हटाने का फैसला किया गया और दोपहर बाद कब्जाजात हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शाम तक 15 कब्जाजात और वायर फेंसिंग हटा दिए गए थे। कब्जाजात हटाने की कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। ये कार्रवाई म्यूनसिपल डिप्टी इंजीनियर AB देशमुख, BD पाठक, वामन कामले, बिल्डिंग इंस्पेक्टर SL कुलकर्णी, PB गौली, शेख मजहर, टाउन प्लानिंग के संजय कामले और सातारा के पुलिस इंस्पेक्टर आड़े की मौजूदगी में कारपोरेशन के दस्ते ने कार्रवाई अंजाम दी। मी प्राध्यापक प्रशांत आवसरमल या बीड बायपासचा एक नागरिक आहे। मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांना माहीतच होतं की बीड बायपास हा मृत्यूचा सापळा झाला होता आणि शेकडो नागरिकांनी, निष्पाप महिलांनी, मुलांनी, वृद्धांनी या ठिकाणी त्यांचा जीव गमावलेला होता। त्या अनुषंगाने काल आम्ही सातारा पोलीस स्टेशन येथे मनपा आयुक्त साहेब यांच्यावरती गुन्हा दाखल सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याकरता गेलो होतो। त्यावेळी आम्हाला सन्माननीय आमदार साहेब यांनी पोलीस आयुक्त साहेबांना फोन करून आजची एक बैठक या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती। त्या बैठकीमध्ये या परिसरातील शेकडो नागरिक, महिला या ठिकाणी उपस्थित होत्या। मित्रांनो, एका घरामधील महिलेची बहीण याच रोडवरती एक्सपायर झाली, तिचा पती याच रोडवरती एक्सपायर झाला। आणखी अंत किती पाहायचा आणि किती लोकांचे बळी जाणार हा प्रश्न ज्यावेळेस नागरिकांनी, महिलांनी या ठिकाणी उपस्थित केला त्यावेळेस माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी तात्काळ या घटनेची दखल घेत MID चौक ते देवळाई परिसर या सगळ्याच अतिक्रमण धारकाची असेल, मालमत्ता धारकांची असेल, या ठिकाणी भेट घेतली आणि हा अतिक्रमणाचा जो वेढा जो होता बीड बायपास सर्व्हिस रोडला पडलेला तो त्यांनी सोडवला। मी माननीय पोलीस आयुक्त साहेब, लोकप्रतिनिधी साहेब यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि यापुढे सुद्धा या सर्व्हिस रोडचं काम MIT ते देवळाई चौक नव्हे तर महानुभाव आश्रम ते झालटा फाटा इथपर्यंत झालं पाहिजे आणि नागरिकांचे जे निष्पाप जीव या ठिकाणी चाललेले आहेत तर त्याकरता सुद्धा ठोस अशा कारवाई झाल्या पाहिजे अशी मी नागरिकांतर्फे अपेक्षा व्यक्त करतो। परत एकदा पुलिस प्रशासन, मनपा प्रशासन यांचे खूप खूप आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आप बीड बाईपास में रहता हूँ, दलो चौकी पे। परेशानी ऐसी है क्या है, बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। रोज़ कम से कम हफ्ते के अंदर 2 से 3 एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। रास्ता छोटा होने की वजह से हमारे जो घर के लोग हम आते जाते तो वो जान जोखिम में डाल के आना पड़ता हम लोगों को। जब ये ट्रैफिक खुलता है मतलब तो 1-1 घंटा जाम हो जाता है। हमारे बच्चे स्कूल को आते जाते इसलिए उनकी जान को बहुत जोखिम है। हम चाहते हैं कि सर्विस रास्ता बड़ा हो जाए और सरकार से निवेदन करते मतलब एक्सीडेंट कब होता? एक्सीडेंट मतलब दिन में कम से कम 1 बार तो भी दिल्ली चौकी पे एक एक्सीडेंट होता है। धक्का मुक्की लगती है किसी कभी बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मानव आश्रम से लेकर तो झालटा फाटे तक। और हम चाहते हैं कि भाई ये सर्विस रास्ता बन जाए। मतलब खहत कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानों की करतूत का नतीजा है। अगर लोग अब भी बाज नहीं आए तो इसके भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ स्कॉलर आसाराम लोमटे ने किया। रियासत महाराष्ट्र के अव्वलीन वजीर आला यशवंतराव चौहान की 106वीं जयंती की मुनासिबत से यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान मुंबई औरंगाबाद इलाकाई मरकज़ और MGM डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के इश्तिराक से एक सेमिनार GNEC के कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया। ये सेमिनार सूखे का कहर और इंतखाबात की सियासत के उन्वान से रखा गया और इस उन्वान पर मारूफ स्कॉलर आसाराम लोमटे ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहत साली के लिए बद उन्वान हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कहत कोई कुदरती आफत नहीं है बल्कि इंसानों की करतूतों का नतीजा है। इस सेमिनार में प्रतापराव बोराड़े, सुहास तेंदुलकर, डॉक्टर संदीप सिसोदे, प्रिंसिपल रेखा शेड़के, नीलेश राउत और दीगर मौजूद शख्सियात शरीक हुईं। हा जो दुष्काळाचा काळ आहे तर या दुष्काळाच्या काळाला मात करण्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे याची उपाययोजना ही सगळी आधी व्हायला पाहिजे। म्हणजे दुष्काळ
ही केवळ निसर्गनिर्मित गोष्ट नाही. दुष्काळ हा धोरणांचा असू शकतो, दुष्काळ हा अंमलबजावणीचा असू शकतो, दुष्काळ हा इच्छाशक्तीचा असू शकतो. दुष्काळ ही काही प्रत्येक वेळी नैसर्गिक अशा प्रकारची आपत्ती नसते. आणि मी तुम्हाला जी उदाहरणं सांगितली, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचं सांगितलं असेल, सयाजीराव महाराजांचं सांगितलं असेल, शाहू महाराजांचं सांगितलं असेल, आपल्याकडे 1972चा जो भीषण अशा प्रकारचा दुष्काळ पडला की जो दुष्काळ आमच्या पिढीने पाहिलेला नाही, परंतु या दुष्काळाची झळ ज्यांनी ज्यांनी सहन केली त्यांनी त्याची विदारकता सहन केली की अक्षरशः माणसाला जनावराच्या रांगेत उभं करायला लावेल अशा प्रकारचा तो दुष्काळ की जिथे अन्न पाण्याची प्रचंड अशा प्रकारचा तुटवडा होता. लोकांनी त्या काळी ते बरबडा वगैरे ही जी वनस्पती आहे तर त्या वनस्पती दळून खाल्ल्या. अशा प्रकारचा आपल्याकडचा त्या 72च्या दुष्काळाचा इतिहास आहे. फरदापुर में एक गैर बेहाता जोड़े ने जहर पी लिया, जिसमें लड़की की मौत वाक़ई हो गई, जबकि लड़का शरीकी अस्पताल है. जराये के मुताबिक सोएगांव तालुके में वाक़ फरदापुर के करीब वरखेड़ी तांडा नामी मकाम है, जहां एक खेत में अश्विनी प्रवीण पाटिल नामी 20 साला दोशीजा और दीपक भगवान लोखंडे नामी नौजवान बेहोशी की हालत में पाए गए, जो जहर पी चुके थे. पुलिस इलाके के किसानों की मदद से उन्हें सोएगांव के रूरल हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने अश्विनी की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि दीपक को शरीक अस्पताल किया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है. दीपक के पास मौजूद एक बैग से आधार कार्ड और दीगर कागजात बरामद हुए, जिनसे पुलिस ने उन दोनों की शनाख्त की. ये मामला औरंगाबाद रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस तहकीकात में मसरूफ है. बहुजन वंचित आघाड़ी के आला कायदीन जिस किसी को भी उम्मीदवारी देंगे, MIM के वर्कर्स उनके लिए काम करेंगे. अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो वो भी औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं. ये बयान MLA इम्तियाज जलील ने MCN को दिया. देखिए, MIM पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया था कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थे, है और रहेंगे. कुछ सीटों को लेकर हमारा ये था कि उसके ऊपर अगर दोबारा गौर किया जाए, जैसे औरंगाबाद की जो सीट है वो उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं की एक ख्वाहिश थी कि औरंगाबाद से MIM ने लड़ना चाहिए. MIM का मतलब ये है कि हम अकेले नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM साथ में मिलकर, लेकिन टिकट जो है वो MIM के किसी बंदे को मिलना चाहिए करके ये कार्यकर्ताओं की मांग थी. इसके बारे में हमने मीटिंग लिए थे और जो भी भावना है वो भावना हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब, ये दोनों को हमने पहुंचा दिए है. ये दोनों का जो भी फैसला आएगा हम सब के ऊपर बंधनकारक रहेगा, उसको हम मानेंगे. नहीं, आपके पास में MIM की जो है तो मीटिंगें चालू हुई है, तैयारियाँ चालू हुई है. कल जो है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी जो है तो अपना इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया है. आचार संहिता भी लग चुकी है, सियासी पार्टियों में हलचल है. तो आपके पास से समझिए इलेक्शन अगर जीतना है तो आपको पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर करके अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है. चंद्रकांत खैरे साहब का नाम ऑफिशियली अभी आया नहीं है, लेकिन तैयारी वो भी कर रहे हैं. कांग्रेस की तरफ से सीट कांग्रेस को जाएगी या राष्ट्रवादी कांग्रेस को जाएगी, इनके खुद के खेमे में पता नहीं है कि कौन रहेगा, कौन टिकेगा और कौन जाएगा करके. उसके बावजूद भी जो ख्वाहिशमंद है वो तैयारी में लगे हुए हैं. हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा हम भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं. लेकिन पार्टी का अगर आदेश आता है कि हमको नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ेंगे. पार्टी कहती है लड़ना है तो हम अचानक नींद में से उठना नहीं चाहेंगे कि हम तो अभी नींद में से उठे हैं, हमारी तो कोई तैयारी नहीं है. उस हिसाब से हम तैयारी करके रखेंगे. उसमें पार्टी का अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अंबेडकर साहब जो फैसला करेंगे वो हम सबको मान्य है. अगर समझिए आपका ये तय हो जाता है कि यहाँ से MIM इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो MIM के पास से किसको उम्मीदवारी दी है? MIM के पास माशाल्लाह से हीरों की कमी नहीं है. हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉरपोरेटर्स हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं. अगर पार्टी ये करती है कि किसी कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए तो कार्यकर्ताओं को, हैदराबाद में अभी आमदार का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे जो टिकट दिया गया है वो एक ड्राइवर को दिया गया था, लेकिन मजलिस से मोहब्बत करने वाला था, कई सालों से मजलिस के लिए मेहनत करता था. तो कैंडिडेट कौन होगा ये मायने नहीं रखता है. असदुद्दीन अवैसी साहब और अंबेडकर साहब सड़क चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रख देंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारा कैंडिडेट, तो हम लब्बैक कहेंगे और उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर डालेंगे उसमें. तो कैंडिडेट के ताल्लुक से भी जितने भी है
ये असद अवैसी साहब को मालूम है कि मेरा कौन सा कॉरपोरेटर, पार्टी के कौन से लीडर्स क्या क्या काम कर रहे हैं, उनका फैसला जो भी आएगा। यहाँ पे पार्टी के वर्कर्स ये चाहते हैं और शहर की भी आवाम बहुत सारी ये चाहती है कि एमपी का इलेक्शन जो है तो इम्तियाज अली साहब लड़े। जब ये लोगों की मोहब्बत है और मैं लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों की ये मोहब्बत है कि कम से कम वो मुझे इस आमदार को इस काबिल समझ रहे हैं कि नहीं हमने एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहिए। ख्वाहिशों से इलेक्शन जीते नहीं जाते हैं, यकीनन वो ख्वाहिश को हम सर आँखों के ऊपर रखते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा है कि हमारी तैयारी ये हिसाब से नहीं चल रही है कि इलेक्शन में इम्तियाज़ जलील लड़ेंगे या कौन लड़ेगा। उसमें हमने यही कहा है कि पार्टी के पूरे कॉरपोरेटर्स की लिस्ट, पार्टी के जो अच्छे वर्कर्स हैं उनकी लिस्ट असद साहब के पास गई है, किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, कौन अच्छा काम कर रहा है कौन ठीक ठाक कर रहा है, ये सब जानकारी उनके पास है। अगर असद साहब कहे कि इम्तियाज़ जलील आपको लड़ना है तो हम सोचेंगे असद साहब का अगर हुक्म आया तो। अगर असद साहब कहे कि नहीं आपको विधानसभा में रहना है तो हम विधानसभा में जाएंगे, और असद साहब कहेंगे कि नहीं आपका 5 साल का टर्म था अब ख़त्म हो गया है तो हमें कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। बहुजन वंचित आघाड़ी का ये मकसद है कि भाई सेंटर से जो है तो बीजेपी को इख्तियार में आने दिया जाए। कांग्रेस एनसीपी का भी वही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो दूसरी सेक्युलर पार्टियां हैं उनका भी जो है तो मौका वही है कि किसी तरीके से जो है तो बीजेपी को इख्तियार में आने से रोका जाए। अभी कांग्रेस एनसीपी और आपकी बहुजन वंचित आघाड़ी के दरमियान में जो तो अलायंस के बीच में बहुत सारी बैठकें वगैरह भी हैं, क्या ये मुमकिन है कि आपका उनके साथ? देखिए हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस और एनसीपी ने है तो औरंगाबाद की सीट की तरफ नज़र भी नहीं डालना, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से शिवसेना को अगर जिताने का काम कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस और एनसीपी कर रही है। इन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसके बावजूद भी उनको पता चला है कि यहाँ पर अपनी रोटी गलने वाली नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शिवसेना जीत के आती है। अब अगर वो चाहते हैं कि भाजपा और शिवसेना को, जैसा हम चाहते हैं कि भाजपा और शिवसेना को अगर हराना है तो ये ताकत हमको मालूम ना तो कांग्रेस के पास है ना एनसीपी के पास है। अगर उनको कोई हराएगा तो इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम मिल के ही औरंगाबाद से इनका नस्त नाबूद कर डालेंगे इन्हें। नहीं, औरंगाबाद के तो छोड़िए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपको जो है तो उनके साथ में अलायंस होने के चांसेस हैं क्या? देखिए अभी जिस तरह के बातें सामने आ रही है, अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि हमने अपने अपने कंडीशन डाल दिए हैं, अशोक चौहान साहब कह रहे हैं कि नहीं हमने हमारा सीट बंटवारा कर दिए है, दोनों कितने लेंगे, कांग्रेस कितनी लेंगी, एनसीपी कितनी लेंगी, ये बंटवारा हो चुका है इसमें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब ऐसा कुछ बचा हुआ है कि जिसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि अपने आप को सेक्युलर कहने वाले पार्टियाँ इस नई पहल को अच्छे तरीके से अपनाते, लेकिन हमारे को ख़राब ये लग रहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के वोट चाहती है, मुसलमानों का लीडरशिप नहीं चाहती है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हमको एमआईएम नहीं चलेगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि एमआईएम के मुसलमान वोट हमको चाहिए लेकिन एमआईएम की लीडरशिप नहीं चाहिए। और यही पार्टी कई पीछे के दरवाजे से राज ठाकरे की मनसे को कबूल करने के लिए तैयार है। उन्होंने विरोध किया कांग्रेस ने कि नहीं हम मनसे को नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी भूमिका जो रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन आपका गठबंधन राष्ट्रवादी के साथ है, राष्ट्रवादी मनसे को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो आप इस तरह से खाना चाहते हैं या इस तरह से खाना चाहते हैं, लेकिन आप जनता को बेवकूफ़ बना के हम नहीं ले रहे हैं, हम तो हमारे राष्ट्रवादी ले रही है। तो ये जो घुमाने का जो धंधे चल रहे हैं, इलेक्शन आने दीजिए, स्टेज के ऊपर जाएंगे और इनको उधेड़ेंगे कि इनका सीधे दिखाने के दांत और खाने के दांत में क्या क्या फ़र्क है करके। 7वें पे कमीशन के तहत तनख्वाह तय करने के लिए चंद एजेंसियां असातिज़ा का मुआशी इस्तेहसाल कर रही हैं। ये शिकायत शिक्षक समिति ने इलाकाई इंतज़ामिया और ज़िला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर से की। शिक्षक समिति के एक वफ्द ने इलाकाई कमिश्नरेट और ज़िला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम दिए, जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने असातिज़ा के लिए हाल ही में 7वें पे कमीशन का ऐलान किया, लेकिन चंद एजेंसी असातिज़ा की तनख्वाह तय करवाने के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उनसे रकम वसूल करके उनका मुआशी इस्तेहसाल कर रहे हैं। कमेटी अराकीन ने मुतालिका इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस धांधली पर काबू पाया जाए और खातियों पर वक्त गुजरने से पहले कड़ी कार्रवाई की जाए। इस वफ्द में संतोष पाटिल बड़वे, संतोष जाधव, रमेश आशारी, शिवाजी पाटिल, सोमनाथ रास्कर, संजय कुलकर्णी, इरफान पठान और कमेटी के दिगर अराकीन शामिल थे।
ज़ाब्ता अखलाक के नाफिज होते ही ज़िला औरंगाबाद के देही मकामात पर तरक्याती काम ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदों को परेशानी का सामना है और वो इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आवामी नुमाइंदों के मुताबिक ज़िला औरंगाबाद के देही मकामात पर तरक्याती काम करने के लिए हुकूमत ने ज़िला परिषद इंतज़ामिया को करोड़ों रुपयों का फ़ंड दिया। चंद आवामी नुमाइंदों ने फ़ायदा उठाया और अपने हलकों में तरक्याती काम कर लिए। जिला परिषद के बेशतर अराकीन हैं जिनके हलकों में अब तक फंड नहीं दिया गया और अब लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर दिया है, जिसकी वजह से स्कूली कमरों की तामीर, कुओं की खुदाई व तामीर और दीगर सभी काम ठप हो चुके हैं और अब 3 महीने बाद ही काम शुरू हो सकते हैं। लिहाजा जिला परिषद के वो अराकीन जिनके हलकों में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड नहीं दिया गया वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं और जिला परिषद इंतज़ामिया पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अन्नाभाऊ साठे फाउंडेशन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने मुजाहिरा किया गया और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम हुकूमत के नाम इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि साहित्य रत्न वो लोग शाहिर अन्नाभाऊ साठे के लिए बाद अज मर्ग भारत रत्न अवार्ड को जाहिर किया जाए। मातंग समाज को उसके हक का रिजर्वेशन दिया जाए। मातंग समाज के लिए रिजर्वेशन की तहरीक में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद संजय ताकतोड़े के मुतासरा खानदान को वज़ीर आला के इख्तियारी फंड से 50 लाख रुपयों की मदद दी जाए और किसी एक शख्स को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। अन्नाभाऊ साठे की जयंती के मौके पर 1 अगस्त को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाए। मातंग समाज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों को घरकुल स्कीम के तहत मकानात दिए जाएं। इस समाज के बेरोज़गार अफराद को कारोबार के लिए ख़र्च दिया जाए और मुतालिका फाउंडेशन का फ़ंड बढ़ा दिया जाए। मुजाहिरीन में अन्नाभाऊ साठे फाउंडेशन के ओहदेदारान और वर्कर्स शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेडी एम्प्लॉइज़ ने आलमी यौम ख़वातीन एक अनोखे तरीक़े से मनाया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन की तस्वीर लगाकर मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया भी फ़रोख्त की। आलमी यौम ख़वातीन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन मुलाजिमाओं ने अनोखे अंदाज में यौम आलमी ख़वातीन मनाया। ख़वातीन मुलाजिमीन ने अदालत के अहाते में उन ख़वातीन के तस्वीर लगाए जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी है। इसी तरह अपने हाथों से तैयार करदा खाने पीने की अशिया फ़रोख्त की। इस मौके पर बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद थीं। जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण औरंगाबाद तथा भारतीय डाक विभाग औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित जागतिक महिला दिनाच्या या कार्यक्रमात आमच्या विनंतीला मान देऊन अध्यक्षपद स्वीकारून या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सन्माननीय श्रीमती एस पुष्पा मॅडम यांचे मनपूर्वक आभार मानते। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुल्क में 7 मरहलों में होंगे लोकसभा इंतखाबात। औरंगाबाद और जालना जिले में होगी 23 अप्रैल को रायदही, 23 मई को नतायज, कहा जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने। सर्विस रोड न होने की वजह से बीड़ बाईपास बना हादसात की आमाजगाह। 2 महीनों में 10 अफराद की मौत वाक़े। मेयर ने कहा म्यूनसिपल इंतजामिया के अलावा दीगर सरकारी महकमे भी हैं जिम्मेदार। कहत नहीं कुदरती आफात बल्कि इंसानों की करतूत का नतीजा। सूखे का कहर और इंतखाबात की सियासत के उन्वान से मुनक़दा सेमिनार से मारूफ स्कॉलर आसाराम लोमटे का खिताब। हुकूमत पर तनकीद। और फरदापुर के करीब एक खेत में गैर बेहाता जोड़े ने पी लिया जहर। 20 साला दोशीज़ा की मौत वाक़े। नौजवान शरीक अस्पताल। मामला रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।